हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका 91.2 एंड IBH। हेलो दोनों, मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे जेनिफर। दोस्तों, हमारे शरीर में मौजूद जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो एक तरह से छोटे छोटे डिलीवरी पार्टनर्स की तरह काम करते हैं। ये बिना रुके दिन रात शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुँचाते हैं ताकि हम सांस ले सके, चल फिर सके और अपने रोजमर्रा के जो काम है उसे आसानी से कर सके। लेकिन जरा सोचिए, अगर इन्हीं रेड ब्लड सेल्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए और अपने काम ये ठीक से ना कर पाए तो इसका असर तो पूरे शरीर पे पड़ सकता है ना। ऐसी ही एक जेनेटिक कंडीशन है सिकल सेल डिजीज, जिसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ही आज हम इस विषय पर बात करेंगे। और हमें गाइड करने के लिए हमारे बीच टेलीफोनिक माध्यम से जुड़ी हैं डॉक्टर आवृत्ति पवेजा, जो कि एक हेमेटोलॉजिस्ट है। तो हेलो मैम। हेलो, आप सब श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो मैम, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सिकल सेल डिजीज आखिर में है क्या। देखिए, सिकल सेल डिजीज एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि एक ब्लड का अनुवांशिक रोग है जो कि एक जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। आमतौर पर हमारे लाल रक्त कोशिकाएं बहुत लचीली होती हैं। सिकल सेल डिजीज में ये कोशिकाएं कठोर और हंसिया जैसी यानी सी शेप्ड या सिकल जैसी हो जाती हैं और वह ब्लड वेसल्स में जो रक्त वाहिकाएं होती हैं हमारी, उनमें ब्लड के प्रवाह को रोकती हैं। ओके, तो मैम सिकल सेल डिजीज होने का मेन रीजन क्या है। बेसिकली सिकल सेल डिजीज एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है जो कि हमारे माता पिता से बच्चों में आता है। यूजुअली हमारे हीमोग्लोबिन में एक हीम पार्ट होता है और एक ग्लोबिन पार्ट होता है। अगर ग्लोबिन पार्ट में कोई जीन म्यूटेशन हो जाए जिसके कारण ये रोग होने की संभावना होती है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक कैरियर स्टेट जिसे बोलते हैं वाहक या ट्रेट स्टेट, और दूसरी होती है सिकल सेल डिजीज जो होती है रोगी। कैरियर स्टेट या वाहक स्टेट में ऐसा होता है कि माता या पिता दोनों में से एक जीन जो होता है खराब वाला बच्चे में आ जाता है, जिसके कारण बीमारी तो नहीं होती पर वो जीन उनके ब्लड में रह जाता है और अगली पीढ़ी में पास हो जाता है। और रोगी स्थिति वो होती है जिसमें माता पिता दोनों वाहक हैं और जो बच्चा है उसमें 25% संभावना है कि उसमें बीमारी हो सकती है। यानी 4 में से एक बच्चा सिकल सेल डिजीज का हो सकता है क्योंकि उसमें 2 तरह की जीन म्यूटेशंस प्रेजेंट है। ओके, तो मैम अगर किसी बच्चे को सिकल सेल डिजीज हो तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या हो सकता है। देखिए, सिकल सेल डिजीज क्योंकि एक रक्त विकार है तो खून की कमी के कारण जो लक्षण हो सकते हैं जैसे सादापन, सर दर्द, चेहरे पे या बॉडी में पीलापन, ठंडे हाथ पांव, बालों का झड़ना, कमजोरी, चिड़चिड़ापन आदि हो सकते हैं। और अगर हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम हो तो सांस लेने में दिक्कत या दिल की धड़कन तेज हो सकती है। दूसरी तरफ क्योंकि सेल खराब है तो पीलिया हो सकता है और पीलिया के लक्षण हो सकते हैं, और जिसको पीलिया लंबे समय तक रहे तो उसके अंदर गॉल ब्लैडर की पथरी भी हो सकती है जिसके कारण पथरी के लक्षण हो सकते हैं। तीसरी चीज होती है क्योंकि ब्लड वेसल ब्लॉक हो रहे हैं उसकी वजह से अगर मस्तिष्क में रक्त कम जा रहा है तो स्ट्रोक, नहीं तो एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम या फिर डेक्टिलाइटिस जैसे इश्यूज हो सकते हैं। और कुछ कारणों में ब्लड सप्लाई कम होने के कारण और स्प्लीन इन्वॉल्वमेंट के कारण रिकरेंट इन्फेक्शंस होने के लक्षण हो सकते हैं। ओके, तो मतलब आपने साथ में ये भी बता दिया कि शरीर के किन किन हिस्सों पे, अंगों पे असर पड़ सकता है, राइट। जी, आमतौर पे सिकल सेल डिजीज हमारी बॉडी के हर जगह, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड का प्रवाह हर जगह हो रहा है तो ये हमारी बॉडी के मैक्सिमम ऑर्गन्स पे अफेक्ट कर सकता है। स्प्लीन में हो गया तो स्प्लीनोमेगेली, लंग्स में हो गया तो एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम की वजह से सांस लेने में दिक्कत, ब्रेन में हो गया तो स्ट्रोक या फिर लकवा हो सकता है, किडनीज में हो गया तो किडनी इंजरी हो सकती है, लिवर में हो गया तो पीलिया हो सकता है, गॉल स्टोन्स हो सकते हैं, आईज में हो गया तो रेटिनोपैथी हो सकती है, बोन में हो गया तो असहनीय बोन पेन्स हो सकते हैं, बोन क्राइसिस हो सकती है, और कभी कभी एवास्कुलर नेक्रोसिस भी हो सकती है जिसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है मरीज को। और ये नहीं, त्वचा में भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। त्वचा में अल्सर्स होना सिकल सेल डिजीज में काफी कॉमन है और कभी कभी प्रायपिज्म जैसी कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं जिसमें पेनफुल इरेक्शंस हो सकते हैं पेशेंट को। तो क्या मैम सिकल सेल का जो डायग्नोसिस है वो कैसे होता है, कैसे किया जाता है, क्या इसके लिए स्क्रीनिंग होता है, ब्लड टेस्ट होता है, क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो आपको अपने रक्त विशेषज्ञ से मिलकर एक कंप्लीट ब्लड काउंट्स और पेरिफेरल स्मीयर करवाना चाहिए। और ये बचपन में ही कराया जाता है क्या मैम। जी, ये न्यूनेट्स में भी कराया जा सकता है। न्यूनेट्स में हील प्रिक मतलब हमारी जो पैर की एड़ी होती है वहां से ब्लड को लेके उसका टेस्ट किया जा सकता है। नहीं तो अगर आमतौर पे मरीज को लक्षण आ रहे हैं उस टाइम पे सीबीसी और पेरिफेरल स्मीयर में हम क्लियर कट सिकल सेल्स देख सकते हैं।
और कंफर्म करने के लिए HPLC इलेक्ट्रोफोरेसिस या आइसो इलेक्ट्रोफोकसिंग जैसी टेस्टिंग टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं और इसमें से HPLC बहुत कॉमनली यूज्ड टेक्निक होती है जिसमें हमें HbA पता चल जाता है। कुछ कुछ केसेस में DNA एनालिसिस की जरूरत पड़ती है जिसके अंदर जैसे सपोज किसी केस में हमें एम्बिगुअस रिजल्ट्स मिल रहे हैं या फिर हमने प्रीनेटल डायग्नोसिस के लिए जाना है तो उसमें DNA एनालिसिस करके भी सिकल सेल डिजीज के बारे में पता किया जा सकता है। ओके क्या सिकल सेल डिजीज की मतलब पूरी तरीके से क्योर होने की उम्मीद कर सकते हैं या इफ नॉट कैसे ये ट्रीटेबल है, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं ट्रीटमेंट के? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले क्यूरेटिव ऑप्शंस में हमारे पास दो चीजें हैं। एक होता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो कॉमनली हम जिसे बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इसके अंदर किसी हेल्दी डोनर का स्टेम सेल लेके डिजीज्ड स्टेम सेल को रिप्लेस कर दिया जाता है और जो नए सेल्स बनते हैं वो सिकल सेल फ्री होते हैं। दूसरी चीज होती है जीन थेरेपी जिसके अंदर मरीज के ही स्टेम सेल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है और जेनेटिकली मॉडिफाई करके जो नए जीन्स बनते हैं वो करेक्टेड होते हैं और जिसकी वजह से सिकल सेल डिजीज के जो लक्षण होते हैं वो ठीक हो सकते हैं। उसमें से कुछ थेरेप्यूटिक ड्रग्स भी हम कभी कभी यूज कर सकते हैं जिन केस में हमारे पास डोनर नहीं है या किसी वजह से स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की फिजिबिलिटी नहीं है। उस केस में हाइड्रोक्सीयूरिया एक ड्रग है जो पेनफुल क्राइसिस मतलब पेन के एपिसोड्स की फ्रिक्वेंसी को कम करता है। कुछ कुछ और ड्रग्स हैं जैसे L-ग्लूटामीन ये एक ओरल पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है। कुछ कुछ टारगेटेड थेरेपीज भी हैं जैसे क्रिजालिजुमैब जो पेनफुल क्राइसिस के इवेंट्स को कम करता है और एक और ड्रग है वॉक्सिलेटोर जो सिकलिंग के प्रोसेस को कम करता है मतलब हंसी जैसे सेल के प्रोसेस को कम करता है जिसकी वजह से अनीमिया कम होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें सपोर्टिव केयर की भी जरूरत पड़ती है। कुछ कुछ केसेस में जिसमें हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम हो जाए और उसके कारण लक्षण आ जाए तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है और कुछ कुछ स्पेशल केसेस में एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन स्पेशली प्रेगनेंसी में कभी कभी सिकल सेल डिजीज में एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। और क्योंकि ब्लड बार बार लग रहा है तो ब्लड बार बार लगने की वजह से बॉडी में आयरन का कंटेंट बढ़ जाता है तो उसकी वजह से आयरन चिलेशन की भी जरूरत पड़ सकती है मरीज को। ओके तो जो सिकल सेल डिजीज के साथ जी रहे व्यक्ति हैं मैम उनको डेली लाइफ में किन बातों का ध्यान रखना है? जैसे ट्रीटमेंट का आपने बता दिया है तो क्या डाइट और एक्सरसाइज का भी कोई रोल होता है? उनकी लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस उन्हें करने पड़ते हैं क्या? जी जी बिल्कुल। आमतौर पे सिकलिंग प्रोसेस जो है वो डिहाइड्रेशन से रिलेटेड होता है। जितना ज्यादा डिहाइड्रेशन होगा ऑल्टीट्यूड चेंज होगा टेम्परेचर चेंजेस होंगे उसकी वजह से सिकलिंग प्रोसेस बढ़ जाता है। तो आमतौर पे मरीज को बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड रहना चाहिए ना कि डिजीज वाले पेशेंट्स को। इनफैक्ट जो कैरियर्स होते हैं उनको भी अच्छा हाइड्रेशन रखना चाहिए। एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को अवॉइड करना चाहिए। हाई ऑल्टीट्यूड्स को अवॉइड करना चाहिए। इन्फेक्शंस ना हो उसकी वजह से वैक्सीनेशन करनी चाहिए। एक अच्छी डाइट और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए जिसकी वजह से इन्फेक्शंस कम होंगे। अगर किसी को फीवर आए उस केस में इमीडिएट मेडिकल केयर लेना जरूरी है जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए बिकॉज स्मोकिंग और अल्कोहल फिर से डिहाइड्रेशन करा सकते हैं और सिकल सेल के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज स्ट्रेस भी सिकलिंग प्रोसेस के लिए एक ट्रिगर होता है। तो माइंड रिलैक्सेशन योगा पेशेंट के लिए बहुत अच्छा हो सकता है और जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है उसको रेगुलरली लेना बहुत जरूरी है। और डायरिया वगैरह भी हो किसी को तो उसके लिए फ्लूइड हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से सिकल सेल डिजीज को जो पेशेंट्स हैं उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके ओके तो जो पेशेंट्स हैं जिनमें सिकल सेल है ना बच्चे हो युवा हो जो भी हो तो क्या वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं जैसे पढ़ाई नौकरी रोजमर्रा की जो चीजें हैं दूसरों के साथ बात करना ये सारी चीजों में भी क्या दिक्कतें आती हैं ओवरऑल? जी डेफिनेटली अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशंस लें और ट्रीटमेंट्स लें तो हम अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और देखा गया है कि आजकल जो कॉम्प्रिहेंसिव केयर है मतलब जितने भी केयर अवेलेबल है हमारे पास एंटीबायोटिक्स एंटी फंगल्स वैक्सीनेशंस और जो ड्रग्स अवेलेबल है सिकल सेल के लिए उसकी वजह से देखा गया है कि सिकल सेल के मरीजों की भी मीडियन लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 ईयर्स से बियॉन्ड हो गई है। तो अगर अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखते हैं लोग तो इस चीज में प्रॉब्लम्स कम आती हैं। ओके तो मैम जैसे आपने बताया कि एक होता है सिकल सेल डिजीज एक होता है ट्रेड्स है ना तो ये जो ट्रेड्स वाले लोग हैं उनमें क्या लक्षण होता है वो कैसे पहचाने कि उनमें वो ट्रेड्स हैं एंड क्या इस बीमारी को रोका जा सकता है क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है तो जेनेटिक काउंसलिंग या फिर कोई प्रीमैरिटल स्क्रीनिंग भी तो होता है क्या इन सब का भी कोई रोल होता है ओवरऑल? इस पे भी थोड़ा सा रोशनी डालिए प्लीज। जी बिल्कुल।
पहले तो जो सिकल सेल ट्रेट के पेशेंट हैं आमतौर पे गर्मी के टाइम पे उनको डिहाइड्रेशन की वजह से पेन्स के सिम्टम्स थोड़े इंक्रीज हो सकते हैं। दूसरी चीज सिकल सेल ट्रेट में भी थोड़ा बहुत किडनी पे इन्वॉल्वमेंट आ सकता है, तो हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। स्क्रीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगी तो जेनेटिक काउंसलिंग, चाहे सिकल सेल डिजीज हो चाहे थैलेसीमिया हो, इसमें जेनेटिक काउंसलिंग का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो सबसे पहली चीज है प्री मैरिटल स्क्रीनिंग। आमतौर पे जिस तरह से शादी से पहले कुंडली मिलाई जाती है, आई थिंक सो थैलेसीमिया और सिकल सेल की कुंडली भी मिलानी चाहिए, सो दैट आगे ट्रेट जो है वो डिजीज के फॉर्म में ना आए। अगर सपोज आपकी शादी हो चुकी है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे HPLC करा के देखना चाहिए, जिसके थ्रू हमें पता चल सकता है कि कोई ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन तो नहीं है रिलेटेड टू सिकल सेल डिजीज या थैलेसीमिया। उसके बाद प्रीनेटल स्क्रीनिंग भी होता है, जो कि कोरियोनिक विनस सैंपलिंग से 10 से 11 हफ्ते में, और एमनियोटिक फ्लूइड मतलब जो हमारा फ्लूइड होता है एमनियोटिक फ्लूइड, उसके थ्रू DNA टेस्टिंग करके हम पता कर सकते हैं कि जो बच्चा है उसके अंदर वो जीन म्यूटेशन तो नहीं है। अगर ऐसी जीन म्यूटेशंस आ रही हैं तो उसके केस में फैमिली डिसाइड कर सकती है कि उसे आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। ओके, तो मतलब इस तरीके से रोका जा सकता है। जैसे आपने कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंट करने के लिए हमें स्टेप्स तो लेने ही पड़ेंगे। तो मैम अभी आखिर में आप सिकल सेल के रिगार्डिंग जो भी हमारे श्रोता हैं, चाहे वो विद सिकल सेल डिजीज हो या फिर जो दूसरे श्रोता हो, ओवरऑल सभी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सिकल सेल डिजीज एक बहुत कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसकी वजह से देखा गया है कि एक क्रूशियल मिशन है, और हमारे जो भी सिकल सेल डिजीज के पेशेंट्स हैं वो सिकल सेल डिजीज के पेशेंट्स वॉरियर्स की तरह होते हैं, नॉट बिकॉज ये अपनी स्ट्रगल्स से लड़ते हैं। इट इज डिस्पाइट ऑफ स्ट्रगल्स दे रिफ्यूज्ड टू लेट देयर कंडीशन डिफाइन देयर लिमिटलेस पोटेंशियल। सो ऑल माय सिकल सेल पेशेंट्स एंड कैरियर्स, you all are warriors and we are always there with you. Thank you. Thank you so much मैम, थैंक्स फॉर द स्वीट मैसेज। एंड ये कहीं ना कहीं जरूरी होता है, हर किसी के लिए मोटिवेशन तो चाहिए ही होता है। ऐसे में अगर कोई थोड़ा सा अपनापन दिखाता है तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड हमारे लिसनर्स के लिए भी हम यही कहना चाहेंगे कि अवेयरनेस की जरूरत है ही, और जैसे मैम ने बताया कि जो प्रिवेंशन होता है ये जरूरी है। एंड अगर ट्रेड्स हमें पता हो कि क्या होता है, अवेयरनेस पहले से हो, तो हम पूरी कोशिश कर सकते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी को ऐसी डिजीज ना हो, ताकि हम खुद की जिंदगी और उनकी जिंदगी बचा सके, अच्छी रख सकें। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव इंटरव्यूज के लिए हमारे साथ बने रहना ओनली ऑन 91.2 NIVH हलोदून।